जिस उम्र में है उसमें आदमी सटक जाता है। मैं जानना चाहता हूँ, ये मति भ्रम की स्थिति थी या कोई चमत्कार था? आपने रिटायरमेंट के बाद राजनाथ सिंह का, सांसद का, मंत्री का पहुंचा पकड़ लिया और हनुमान मंदिर का सचिव हो गए आप। ये भी जो है वो डेस्टिनी का ही पार्ट है। मैं ये समझता हूँ कि शायद बाबा को मैं जानता नहीं था, लेकिन शायद बाबा जितनी पोस्टिंग मुझे मिली वो सब बाबा जैसे मेरी ट्रेनिंग ही दे रहे थे। एक दिन वो बाबा जी के उसकी मैं परिक्रमा कर रहा था गर्भगृह की, तो मेरे साथ एक बूढ़ा चल रहा था इसी मंदिर में? इसी मंदिर में। ये अभी 3-4 साल पहले की बात है, 18-19 में, जब इधर काम वाम सब हो गए थे पूरे और निखर के आ गया था मंदिर। तो उसने मुझसे पूछा कि ये बताओ कि इतने देहाती टाइप का था बिल्कुल, कि इतने साल लखनऊ में रहे और हम रोज पढ़ते रहे अखबार में कि तुम यो गिराए वो तोड़े वो बना जाने कहाँ कर डालो, तब तुमका ना अकल आई। यही सब थे उसके, कि तब तुमका ना अकल आई कि ये जो काम किए हो अबे तो तब कर देते हो, है? अब जब रिटायर हो गए बुढ़ाए गए तो तुमका ये समझ में आवा कि ये करे क्या है। तो मुझे लगा कि मैं क्या जवाब दूं, इसको मैंने कभी देखा नहीं, कुछ भी नहीं। आज जब सवाल पूछ रहा है कि पता नहीं, जैसे कि बाबा ने डाल दिया दिमाग में तो उत्तर उसका। हमने कहा बाबा ऐसा रहा कि पहले तो हम तो ऐसे ही थे, तो पहले वो अप्रेंटिसशिप का दिए आर्डर, तो हमका इधर उधर सब पोस्टिंग है दिलाएं, ट्रेनिंग करवाएं, डंडा चलावे से लाठी चलावे से लेके और फिर नाली और सीवर साफ करावे का, फिर निर्माण करावे के जब सब कह लिया तब फिर वर्क ऑर्डर दिए, तब हम फिर बनावट शुरू किया। अब जब अप्रेंटिस रही तब कैसे करी, तो हम नहीं कर सके रहे, अब ऑर्डर दिए तो करा। तो ऐसे देखता रहा थोड़ी देर, फिर उठ के चला गया अपना, बोले अच्छा ठीक है। तो हमें लगा कि जैसे ये दिमाग में जगाने के लिए कि तुम किसी भ्रम में न रहो, ये हुआ इसी तरह से। तब मुझे फिर क्लियर एहसास हुआ कि जितनी पोस्टिंग मुझे मिली है वो असामान्य है, नॉर्मली मिलती नहीं लोगों को। तो ये भी किसी डिज़ाइन के तहत थी, और उसके बाद जो काम में लिया गया, मैं कर नहीं रहा था, मैं भाग रहा था। 2010 से 2013 तक ये लोग पकड़ते रहे मुझको, मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा। पहले मायावती का सारा लेते रहे कि नहीं उनके यहाँ नौकरी में, लेकिन फिर उसके हमने कहा हम करवे नहीं करेंगे। फिर अचानक जो है वो प्रोग्राम बन गया नैनीताल का प्रोग्राम, बिना प्रोग्राम के कैंची पहुंच गए, कैंची में वो फिर हवन में बिठाल दिया सोमवारी बाबा की कुटिया में, और हमको एकदम जैसे कि हमारा पोलराइजेशन हो गया सारा। जिस उम्र में है उसमें आदमी सटक जाता है। मैं जानना चाहता हूँ, ये मति भ्रम की स्थिति थी या कोई चमत्कार था? ये चमत्कार था, ये चमत्कार था। जिस चीज का मैंने प्रयास किया नहीं, जिस काम को मैं समझता ही नहीं था कि मुझे ये करना है या करके क्या निकलेगा, मुझे नहीं पता था। लेकिन उसके बाद फिर जब जबरदस्ती उन्होंने घेर लिया, तब अच्छा वो जब मैं कैंची गया हूँ तब जाके एकदम दिमाग पलटा। बाबा के जो पुत्र थे वो भी उस दिन वहां पर थे इत्तेफाक से, और अगले दिन कांकड़ी घाट का मंदिर जो है उसका स्थापना दिवस था, इसमें वो गए हुए थे। तो हमको देखते ही बोले, वो एक दो भक्त बैठे हुए थे, चिल्लाए हमारे ऊपर, मेरी बातें नहीं सुनता, बातें नहीं सुनता ये, और ये इसको इतनी बार कहा कि वहां पर सचिव हो जा, सचिव होना ही नहीं चाहता है। तो ऐसे कुछ उन्होंने लफ्ज में कहा वही कैंची मंदिर में अंदर। तो हमने एकदम चिल्ला के कहा, हम अभी बना दीजिए, अभी बन जा, अभी सचिव में बन जाता हूँ। तो बोले ठीक, तैयार है ना, मैं भी आऊंगा, अगली मीटिंग में बना दूंगा। अगली मीटिंग में बना दिया, उसी झपट में जो है वो सचिव बन गए। और फिर जो है उन्होंने कहा, सौदाकार ने कहा करो जो कुछ तुमको करना है। अब उसके बाद हमारा दिमाग खड़बड़ाने लगा, हर वक्त जो है ये सोचो वो सोचो वो सोचो, और फिर हम कंफ्यूजन की स्थिति में, जो जितने ट्रस्टी थे वो ट्रस्टी जो है वो तैयार नहीं बात सुनने के लिए, हमारा कॉन्सेप्ट को ग्रहण नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम जिस फील्ड से आए थे निकल के अनुभव लेके वो उनको था नहीं, उसका अप्रिशिएट कर नहीं पा रहे थे। अचानक बाबा ने एक आदमी अमेरिका भेज दिया, और वो कहने लगा यहाँ पुल बनना है। और फिर उसके बाद हमने कहा नहीं पुल तो कहीं नहीं बना। बोले क्या बना रहे हो? हमने कहा शिव मंदिर बना रहे हैं, ऊपर उठा के ऐसे करके। और फिर बोले इसको जोड़ोगे हनुमान मंदिर से? हमने कहा हनुमान मंदिर से जोड़ेंगे। तो बोले पुल से जोड़ोगे? हमने कहा पुल से जोड़ देंगे। बोले पीछे वाली सड़क से भी जोड़ोगे? हमने कहा हाँ वो तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो बोले पीछे वाली सड़क से चले और इधर से चल के जुड़ा रहे, यूनिवर्सिटी रोड निकल गए तो दो सड़कों को जोड़ने वाला पुल ही तो होता है, कितना खर्चा आएगा? हमने कहा पता नहीं अभी। तो कल जितना आएगा हम देंगे। हम कहा क्यों देंगे, हम दान पात्र से बनाएंगे। बोले चुप, दान पात्र से बनाएगा। और जबरदस्ती वो 1 लाख कैश उस वक्त दे गया। हमने कहा डाल दो, बाबा जी ने बुलाया, उन्हें के सामने डाल दो जाके देखिए उसमें।
हाथ नहीं लगा, उसी में डलवा दिया और उसके बाद फिर वो अपने डॉलर से हमारे अकाउंट में डालता रहा। 32-35 लाख रुपए वो बन गया। तब मुझे लगा कि जिस चीज़ में हम लोगों का मतई के नहीं था, वो मतई के लिए फ्लोरिडा से आदमी आ रहा, वो कह रहा बाबा ने हमको सपना दिया कि वहाँ जाओ तुमको ये बनाना है। ऐसा फिर 3-4 बार जब हुआ तो हमें ये समझ में आ गया कि संचालन कोई और कर रहा है, ड्राइंग डिजाइन सब कुछ उसी की है, फंडिंग भी उसी की है, हम खाली वर्क चार सुपरवाइजर है, तो लगे रहो बिना वजह में रो नहीं। 3 बार हुए और तीनों बार रोने के 10 मिनट बाद सोल्यूशन आ गया। तो ये भी डेस्टिन्ड ही था, डेस्टिन्ड था। उन्होंने इतनी सारी जो पुस्तकें हमको दी वो भी कहीं की डेस्टिन्ड ही थी। हम प्रयास करके कोई आदमी नहीं पा सकता था, कहीं भी हम बाहर चले जाते। दिवाकर त्रिपाठी जी, थोड़ा विषांतर जरूर हुआ है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है। हमें जानना चाहते थे कि आपने हनुमान सेतु के लिए जो काम किया वो तो बहुत बड़ा है लोगों की निगाह से भी। मैं जानना चाहता हूँ उसके लिए जो आपने अतिक्रमण कराया, जो आपका मूल काम था एनडीए के उपाध्यक्ष सचिव से लेकर के और मुख्य न्यायाधिकारी तक का, नगर आयुक्त का, वो उसको आपने तोड़ दिया और खुद अतिक्रमण खूब उसके आसपास हो गए। ये क्या है? कहाँ पर? आपके हनुमान सेतु के आसपास दुकान बन गई हैं। पार्किंग जो है वो तो बाबा ने बनवाई। अच्छा। हाँ, वो जब फर्स्ट फेज में जब हम बने 4 अगस्त 2013 को, तो इन्होंने कहा सदाकांत जी ने कि अब करो जो तुमको करना है। तो हमने जो है अपना कुछ करना शुरू किया अपना। तो दिमाग जब जाए गणेश जी के सामने तो दिमाग खड़बड़ाए कि ये इधर से दरवाजा होना चाहिए, इधर से दरवाजा होना चाहिए। अब मैं खड़े होकर ऐसे ऐसे देखूं कि कितना क्या है ऊंचाई उसकी सड़क की और कितना इसके कैसे जोड़ेंगे, क्या यही चलता रहा। फिर दिमाग में लगाया, फिर अपने जिन लोगों ने अम्बेडकर स्मारक पे हमारे साथ काम किया था, ठेकेदार, उनको लगाया, वो करके हमने जीना बना दिया। अब वो रक्षाबंधन के दिन उसकी हुई थी भूमि पूजन, और सदाकांत जी छोटी दिवाली के दिन आए, मंदिर बीच में बहुत वो रहे, बिजी रहे। तो अध्यक्ष महोदय जब आए तो यूनिवर्सिटी रोड से आदतन प्रवेश करने का, उनके यहाँ से उधर चलिए, बोले उधर क्या? उनका चलिए, तो उधर आए, हमने कही गणेश द्वार से प्रवेश करिए। बोले ये कब बन गया? हमने कहा अभी बना 3 महीने में। तो हमने दे देखा, हमने कहा आप जब गए थे तब शुरू हुआ था, जब आप आए तब तक पूरा हो गया। अरे वाह, और मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मेरे पास 500 करोड़ का फंड है, डेवलपमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। हमने कहा सड़क चौड़ी करा दीजिए, बोले और। हमने कहा साइड में योगाश्रम रोड चौड़ी करा दीजिए, बोले और। हमने कहा पार्किंग बनवा दीजिए। तो उन्होंने कहा पार्किंग कहाँ बनाओगे, जगह नहीं है। हमने कहा बना, हम देंगे, आप बनाइए। तो एलडीए का जो एक्सपीरियंस था उसमें इसके हैंगिंग प्रोजेक्शन में पार्किंग बना दी। हैंगिंग प्रोजेक्शन है जो नीचे के जो एक तरफ आप हनुमान मंदिर की बात करते हैं, दूसरी बात छतुआपुर में वो मस्जिद का दरवाजा तोड़ते हैं। तो उसमें ऐसा हो गया था कि वहां से एयरपोर्ट से और चौड़ी करते आ रहे थे, नहीं वो जरूरी था। तो एक दिन शिकायत हुई, उसका मस्जिद का हिस्सा नहीं था, सच बात नहीं, है। शिकायत हुई कल्याण सिंह जी से कि साहब आज के दिन, सारे आरएसएस वालों ने घेरा उनको। उन्होंने कहा आज के दिन सुबह से लेकर रात तक एडीएम सिटी महोदय ने जो है वो मवैया से लेके और पीसीएफ तक 5 हनुमान जी के मंदिर तोड़े हैं। हाँ, एक मवैया में तोड़ा, और एक उसके बाद टैक्सी स्टैंड पे तोड़ा, एक उसके बाद रविंद्रालय में तोड़ा, और एक उसके बाद पीसीएफ के सामने तोड़ा। मस्जिद की उधर सामने थी टावर, वो नहीं तोड़ी। इत्तेफाक देखिए, पीसीएफ उसके सामने वो। अब ये हुआ कि नापा जाए, उन्होंने कल्याण सिंह के सामने पेशी हुई, तो उन्होंने कहा नापिए, फीता डालिए, अगर जितनी दूर हनुमान जी का उतनी ही दूर अगर वो भी है तो वो भी हटना चाहिए। अब रात में जब फीता डाला गया तो वो आ गया उसके अंदर, जद में, सड़क की जद में आ गया, और रोड राइट ऑफ वे में सड़क के। तो ये हुआ इसको तोड़ना। तो रतूड़ी ने कहा भाई मुझे मार, बिला वजह में ऐड करा देंगे। हमने कहा क्या करें, वो तो मुसीबत किए हुए हैं। मैं कहा चलो करते ही हिम्मत। तो फिर हमने एक वहाँ के मुतवल्ली से बात किया, हमने कहा देखो सड़क पे है मीनार, उधर वो तोड़ा तो इधर करना पड़ेगा। तो वो उनको कॉन्फिडेंस में लेके फिर हमने उसको। अब बताइए, आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं बहुत लंबे समय तक, सन 71 से 72 से 71 के हैं शायद, 72 बैच के। आपने प्रशासनिक पूरा जिम्मा संभाला है, लेकिन प्रशासक के तौर पर आपकी प्रायोरिटी रैदास मंदिर के फ्लाईओवर की थी या डंडैया के ऊपर फ्लाईओवर बनने की? नहीं, वो मुझे जो टंडन जी ने जो मुझे चैलेंज दिया था, उन्होंने कहा 30 साल हो गया ये बन नहीं पा रहा है, और जब बनने को होता है तो ये रेलवे लाइन पे बैठ जाते हैं सब।
और रेल ब्लॉक हो जाती तो फिर खत्म हो जाता है। इसको तुमको करना हर हालत में। सुबह दोपहर शाम वो हमको चिल्लाते रहते थे। तो हमने क्या करते कोशिश, तो हमने योगेश जैन को भेजा, प्रवर्तन का था। उसका 2 घंटे बाद फोन आया कि और रिवॉल्वर लिए, मैं बस गोली चलाने जा रहा हूँ और ये मुझे मार डालेंगे। हमने कहा तू भागा, तो यहाँ बनेगा नहीं कभी। हमने कहा ना बने। तो फिर हमने कहा तू भागा। उसके बाद मैं गया वहाँ पर और मैंने फिर सबकी सभा की और वो सब हमारे ऊपर फाले ने 1-2 घंटे बहुत चिल्लाते रहे। लेकिन चूंकि हम डिप्टी लेवल कमिश्नर भी रहे थे तो हमको चिल्लाहट सुनने की आदत भी हो गई थी, वो भी हैबिट हो गई थी। सुनते रहे सबको करके। उसके बाद हमने कहा कि जाओ, तुम लोगों के घर नहीं छुएंगे। बोले नहीं, फिर आप धोखे तोड़ देंगे। हम कहा ना, धोखे बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे, जाओ अपने अपने घर जाओ। और मैं वहाँ बैठा रहा। वैसे मैंने फ़ोन किया एक ठेकेदार को, मैंने कहा रात को 2 बजे हमको RMC चाहिए, रेडी मिक्स 3 गाड़ी। और उसको बोल दिया कि उसका जाल जो है नीचे जो पड़ना है वो बना के लाओ। तो उसकी 2 बजे दिन से फिर खाई खुदवानी शुरू कर दी बीच सड़क में। जो उसका पाया पड़ता है, एक पाया तो उसका पड़ता है उधर फुटपाथ पे मकान की तरफ, दूसरा पड़ता है सड़क पे। तो जो सड़क पे तो आगे घेर लिए, फिर आप करें बनवा रहे। हमें देखो सड़क खोद रहे हैं ना, तो बनवा कहा था नहीं खोद रहे। अब वो कोई आर्गूमेंट नहीं, लेकिन वो जान गए कि कर रहे। अब रात भर वो लोग भी खड़े रहे। रात में हमने उसमें वो जाल डाल कर उसको डाल दिया। अगले दिन फिर उसको थोड़ा बढ़ा दिया। जब 2-3 दिन उसका स्ट्रक्चर जब मजबूत होने लगा तो उनको लगा कि ये लगता है बन ही जाएगा। फिर हमने उनको साँव पटाव करना शुरू करा। फिर ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर निशान लगाए। इतने तोड़ों ने हमने अच्छा चलो 2 फुट कम कर दे रहे हैं तुम्हारा, तो हमारी दुकान चली जाएगी। 1904 से चल रही है, हमने तुमको दूसरी दुकान दे देंगे या प्लॉट ले लो। बोले प्लॉट नहीं दुकान चाहिए। तो किसी ने प्लॉट मांगा, किसी ने दुकान मांगी, प्लॉट वालों को प्लॉट दे दिया, दुकान मुक्त हस्त से आपने लोगों को प्लाट भी बांटा है, ये क्या है? लेकिन ये आप देखिए कि अगर मुक्त हस्त से बेचा है तो उसके 2 रीजन थे। बेसिक रीजन ये था कि ये जो गोमती नगर फेज 2 था खास तौर से, तो फेज 1 और फेज 2 सन 83-84 में अलॉट हुए। 85 में इनकी लॉटरी वाटरी हो गई, चिट्ठियाँ विट्ठियाँ सबकी जारी हो गई। फेज 1 में थोड़ा थोड़ा का काम शुरू हुआ। तभी सन 85 में बाढ़ आ गई। तो जो अरावली ये नाला आता था, ये कुकरेल नाला उस वक्त कहलाता था, वो अरावली मार्ग से चलता था इंदिरा नगर से, और इसके HCL के अंदर होता हुआ और विश्वासखंड 3 से होता हुआ, और ये इस सड़क के किनारे किनारे आता था। ND तिवारी सरकार चली गई थी उसी में? हाँ, ND तिवारी की सरकार चली गई थी? नहीं, उसमें नहीं गई थी। अच्छा। वो तो गई थी, वहां पर पानी भरा था जब फैजाबाद रोड में, उसमें राजीव गांधी आए थे, वो उसमें गई थी। तो ये आता तो उसमें बाढ़ आ गई, उसकी वजह से विश्वास 3 डूब गया और विशाल खंड 1 डूब गया। मकान कुछ दूर से खड़े खड़े ढह गए, तो उससे और बुरी वो हालत हो गई। और बैड वेव चल गई एक, तो उससे और मकान बिकना बंद हो गए थे। तो और उसी बीच में जो तमाम अलॉट में बाबू लोगों ने ये सब किया, तो वो सारा फेज 2 का जो था वो फर्जी रजिस्ट्रियाँ हो गई और अलॉटमेंट्स हो गए। और वो उन्होंने, बाबुओं ने और उन्होंने ठेकेदारों ने मिलकर वो पैसा खा लिया पूरा, और 1 पैसे का जमा नहीं वहाँ। उसको सारा हमने जब लेआउट से देखना शुरू किया, क्योंकि हमारी यहाँ सेक्रेटरी 3 साल का अनुभव था, देख तो हो गए सारे। तो फिर हमने ढूंढना शुरू किया। हमने अखबार में विज्ञापन निकाल दिया कि ये सब जितने भी हैं जिनकी फाइलें यहाँ नहीं है सब रद्द किए जाते हैं। वो सब आए, उनको सबको रद्द किया। अब उसमें ये जुटी हुई थी रेखा गुप्ता और अनिता श्रीवास्तव के FIR कराइए। हमने कहा नहीं भाई, FIR कराएंगे तो बुढ़ापे में दौड़ते रहेंगे और ये सब के बच्चे बिलबिलाएंगे, रोएंगे, तो हम परेशान हो जाएंगे। तो फिर बहुत साँव पटाव करके इन लोगों को ठंडा करके फिर हमने कहा कि जो आज की तारीख में इसका पैसा जमा करना चाहिए उसको हम अलॉट कर देंगे। तो कुछ लोग आए भी, बाकी आए जो उस तरह के, उनको हमने भगा दिया। पुलिस को बोला हमको ले जाओ इनको, तो भाग गए। तो वो जो तमाम प्रॉपर्टी बची, तो उसमें ये हुआ कि अगर इसको हम तत्काल नहीं अलॉट कर देते हैं और जेन्युइन पैसा फुल अपना ले लें, तो ये फिर हमारे जाने के बाद यही सब धंधा हो जाएगा। उसमें फिर उसको जो है जो आता जाए देते जाओ, और 3 बैंक की ब्रांचेस खुलवा दी। तो 10% जमा करो, अलॉटमेंट लो, और उसके बाद 90% वहाँ से लो, और वहीं पर कैंप लगाया, उनकी रजिस्ट्री की, रजिस्ट्री करके वहीं मार्गेज कर दिया बैंक को, जब बैंक को किस्तें देते रहना। वही जो था, फिर लोग आने लगे। तो जिसको आपने उपकृत किया, प्लाट दिया, वो आप आपकी ढपली बजा रहे हैं। एक हमको भी दे देते तो हम भी ढपली बजाते। नहीं, ढपली न बजाते।
डबली बजाए या ना बजाए उससे मतलब नहीं, लेकिन एक चीज देखिए उसका इम्पैक्ट था। एक चीज देखिए वो ये है कि आज की तारीख में जो बसावट है गोमती नगर की, अगर इतना इजी अलॉटमेंट नहीं किया होता, तो ये बसावट नहीं आती। और अगर गोमती नगर की बसावट नहीं आती और ये शहीद पथ नहीं बनता तो आज लखनऊ वो नहीं होता जो है आज लखनऊ। सन 2001 में जब मैं सेंसस हुआ था, उस सेंसस में यहाँ की आबादी जो थी 22 लाख थी और नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स वेयर आरटीओ केवल 5 लाख थी। आज की तारीख में पॉपुलेशन 45 लाख हो गई है लखनऊ की और उसके साथ ही साथ जो रजिस्टर्ड व्हीकल आरटीओ की जरा पता करिएगा वहां 29 लाख 29 लाख जितनी आबादी 2001 में नहीं थी उतनी आज व्हीकल्स हैं जो रन कर रही हैं 4 करोड़ तक की यहाँ पर। वो केवल इस बसावट की वजह से। उसको हमने प्लाट दिलाया, फिर बोले अब क्या करी, हमका लॉ नक्शा पास कर दें। 5 दिन में नक्शा पास कर दिया, बोले अब क्या करी, हमका नक्शा पास हो गया, लोन ले बनाना शुरू किया। 28 इंडस्ट्री का सामान लगता है मकान बनाने में, तो वो मकान बनाना तो उतना फंड फ्लो आया मार्केट में। उसके बाद फिर मकान बन गया तो फिर फर्नीचर चाहिए घर का, फिर वो गाड़ी चाहिए, उसको स्कूटर चाहिए या कार चाहिए, उसके बाद गृहस्थी का सामान चाहिए, उसके बाद फिर आया तो उस आदमी को माली चाहिए, उस आदमी को गार्डनर चाहिए, घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली चाहिए, रसोई वाली चाहिए। तो 1 या 2 सर्वेंट से लेके 5-5, 6-6 डोमेस्टिक सर्वेंट्स एक घर में हो गए। उनके वो परिवार चलने लगे, वो आगे बस गए, कंज्यूमर डिमांड बढ़ी। तो एक दिन मास्टर प्लान का जो है आज से 3-4 साल पहले प्रेजेंटेशन हो रहा था एलडीए में, तो उन्होंने कहा, रंजन साहब ने जो कमिश्नर थे, उन्होंने कहा भाई दिवाकर त्रिपाठी ये बताइए कि लखनऊ में कानपुर की तरह कोई ट्रेड है, कॉमर्स है, कोई इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है, ये बढ़ा कैसे, अब कैसे बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने कहा सर ऐसा है कि एक फार्मूला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंज्यूमर डिमांड। जितनी कंज्यूमर डिमांड बढ़ती जाएगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता चला जाएगा। एंड सो इज द प्रॉब्लम ऑल्सो कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना कूड़ा बढ़ेगा, उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी, उतनी व्हीकल बढ़ेगी, उतनी सड़क छोटी होती चली जाएगी। तो इसीलिए अर्बन रिन्यूअल साथ में चलना चाहिए। तो हम अर्बन रिन्यूअल करते रहे, फैलाव करते रहे, प्लान वो करते रहे, और उस प्लान डेवलपमेंट में लोग आते रहे, डिमांड रही, क्वालिटी लाइफ लोगों को यहाँ मिलने लगी कि स्कूल भी है, हॉस्पिटल्स भी हैं और आपके लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है। एक आध तो आए तो हमने कहा निकलने चाहिए, हमने कहा अब तो इस बार नोटिसों को बोले कैश डाउन, हम यहाँ कैश डाउन बोले हम अभी ड्राफ्ट बना के दे देते हैं। 35 साल पहले आप सचिव थे एलडीए के, उस दौरान जो आपने छूट दी लोगों की, सरल किया उनको चीज़ों को, प्लाट दिया अब किसी भी काम को निपटाने के लिए भी, लेकिन जो ग्लोस्नोस परित्रोइका थी उसने एलडीए को भ्रष्ट बहुत बना दिया, उसके बाद से बहुत बुरी स्थिति हो गई। आपको क्या लगता है? ऐसा होता है देखिए कि ये फील्ड्स ऐसी हैं जो स्पेशलिस्ट की फील्ड है। एलडीए हुआ या नगर निगम हुआ या जो भी है विभाग, लगभग सारे विभाग, किसी में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए, किसी में कम चाहिए। अगर आपने जिस आदमी की रुचि एग्रीकल्चर में उसको अर्बन में कर दिया, हमारी अर्बन में हमको एग्रीकल्चर बिठा दिया, हम नहीं वहाँ पर कोई डिलीवरी कर दे पाएंगे। जिसकी रुचि है, और हम एज वीसीएलडीए इतने सक्सेसफुल नहीं होते अगर हम सेक्रेटरी एलडीए की हमको नहीं होती 3 साल। बेसिक्स हमने सीखी, हम फाइलें पढ़ा करते थे क्योंकि खाली थे, कोई काम था नहीं, फाइलें नोट कवर टू कवर पढ़ा करते थे। उस वक़्त की इमेजिनेशन जो थी वो लोगों की हम स्टडी किया करते थे। वो 87-88 की फाइल में जो हमने पढ़ा कि कल्याण कृष्णन चीफ सेक्रेटरी थे उस वक़्त, तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई थी जिसमें पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, नगर निगम, आवास, इनकी सबके एचओडीज होते थे और मुख्य नगर अधिकारी, और एलडीए का वीसी होता था, कमिश्नर लखनऊ और डीएम लखनऊ होते थे, एसएसपी लखनऊ होते थे। ये जो थी पूरे 1 साल का प्लान बनाती थी कि क्या क्या करना है, और हर साल एक बार मीटिंग होती थी, उसमें रिव्यू होता था कि पिछले क्या डिसीजन है, क्या हुआ, और उसका जो नोडल था वो चीफ टाउन प्लानर होता था एलडीए का। तो उसकी हमने प्रोसीडिंग पढ़ी, और सीटीपी जो सीखा वहाँ उस जमाने में चीफ टाउन प्लानर की टिप्पणियों से सीखा, कॉस्ट अकाउंटेंट की टिप्पणियों से सीखा, और उसका जो चीफ इंजीनियर था और जो बिल्डिंग नक्शा पास करता था उन सबकी टिप्पणियां पढ़ा करते थे पुरानी, उनसे हमने वो सारे कानून सब समझे कि कैसे। बस यही प्रश्न है। मैंने 4 सचिव को देखा है, इसमें एक मणिपुर मिश्रा है,
एक रेखा गुप्ता हैं, एक के उपाध्याय जी हैं और एक दिवाकर त्रिपाठी। ये 3 लोग उनकी मेज पे खाई रहती थी, लेकिन आपके कार्यकाल में इतनी फाइल होती थी कि दिखाई पड़ता दिवाकर त्रिपाठी हैं कहाँ। वो इसी वजह से, क्योंकि हम पढ़ते थे, फाइल पढ़ के ही करते थे। बाकी लोग नहीं करते। हाँ, ये जो शहीद पद पैदा हुई है ना, हम्म। वो उस फाइल पढ़ने का ही नतीजा है। एक दिन हम फाइल वो देख रहे थे, वो मीटिंग हुई उनके यहाँ, वहाँ से CTP लौट के हमने कहा मीटिंग होगी, बोले हाँ साहब। तो उसने फाइल देखने को लिए भेजी अवलोकनाथ, उसको मैंने पढ़ा। तो उसमें ये हुआ था डिसीजन कि एक 48 किलोमीटर लंबी रिंग रोड, आंतरिक रिंग रोड बनाई जाएगी, जिसमें कि जो उसका अलाइनमेंट LDA की स्कीम से और जो हाउसिंग बोर्ड की स्कीम से निकलेगा, तो LDA और हाउसिंग बोर्ड जब अपना लेआउट बनाएंगे कॉलोनी का, तो उस अलाइनमेंट में जो है वो जोनल रोड छोड़ देंगे वो, और जोनल रोड डेवलप करेंगे, विच विल अल्टीमेटली बिकम द पार्ट ऑफ द इनर रिंग रोड। बाकी जो बचेगा वो गवर्नमेंट बनाएगी। वो हमने पढ़ रखा था। अच्छा, अब उसके बाद जो था वो धोखे से बन गया VCLDA, नगर निगम से धक्का दे के हटाया गया, हमें इस तरह को बिठाया गया, हमको यहाँ कर दिया गया। तो उसमें फिर जो है उसी वक्त में इत्तेफाक देखिए कि कलराज मिश्रा जी और ये राजनाथ जी और कल्याण सिंह, इन तीनों को कहा गया भाई दिल्ली में मंत्री बनेंगे। तो इधर हमने चार्ज लिया और उधर 2 दिन बाद जो है राजनाथ सिंह जी ने और कलराज मिश्रा जी ने वहां पर शपथ ली। और तो हमने कहा हे भगवान, ये भूतल परिवहन मंत्री हो जाए। 13 नवंबर को हमने चार्ज दिया, 15 नवंबर को इन्होंने शपथ ली, 17 नवंबर 99 को ये भूतल परिवहन मंत्री हो गए। हमने कहा हे भगवान ये आ जाए। अटल जी का 25 नवंबर को स्वागत है, वो फिर खोपड़ी पे सवार टंडन जी कि वो इसको बहुत बढ़िया करना है, बढ़िया इंतजाम किया, ज्योतिबा फुले में फूलों से पाट दिया। ये आए मंच पे बैठे, टंडन जी को लिख के दिया, हमने उनको बोल दीजिए। बोले क्या है, हमने कहा बाद में समझाएंगे। तो उन्होंने पढ़ा कि आज सौभाग्य से माननीय भूतल परिवहन मंत्री जी भारत सरकार हमारे बीच में है। आज सन 84 से 88 के बीच में जो है आंतरिक रिंग रोड की परिकल्पना की गई थी, उसमें से अभी 2 हिस्से रह गए हैं, और ख़ास हिस्सा जो है फैजाबाद रोड से कानपुर रोड का है, वो रह गया है। और लखनऊ संसदीय क्षेत्र की जनता जो आपसे मांग करती है कि कृपया आप इसको बनवा दें भारत सरकार भूतल परिवहन मंत्रालय से। अब इनको तो मौका मिला, नए मंत्री हुए खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि मैं इसको बनवा दूंगा। अटल जी खड़े हुए, सबसे बाद उन्होंने कहा बड़े ही आभारी हैं माननीय भूतल परिवहन मंत्री जी के कि उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता की मांग स्वीकार की। मोहर लग गई। उसके बाद फिर शुरू हो गया ये, केवल इतनी सी घोषणा में ये बन के तैयार हो गई, और इसी की बदौलत गोमती नगर विस्तार फ्लोट हो गई 900 एकड़ में। 1100 एकड़ अक्वायर की, 200 एकड़ में ये बनी, 900 एकड़ में ये बनी। इतना हम फिर वापस चलते हैं 71 के पहले तक आप कानपुर में पले पढ़े और उसके बाद नौकरी की, फिर आगे खूंटा लेके बैठ गए आप लखनऊ में, बाबा हनुमान जी को एक पार लेकर के, अटल जी को लेकर के, उनको लालजी टंडन जी को लेकर के, और अब राजनाथ सिंह जी को। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? हमने रिक्वेस्ट नहीं किया, एक बात बता दें। कैसे हुआ? हाँ, एक बात बता दें, हमेशा ये होता था कि पता नहीं क्या जोम रहती थी परफॉर्मेंस की, उसके बाद जो है वो जो बॉसेस होते थे वो खुद यहाँ से अपने साथ वहाँ लेके, वो अपने साथ वहाँ ले गए, ये स्थिति रहती थी। एक बार खाली झमेला हुआ था, हमें पता नहीं रहा कि हम कैसे, हमारी पोस्टिंगें सब इधर होती चली गई। एक बार झमेला हुआ सन 94 में, जब ADM सिटी थे, तो जो उस भगत प्रमुख सचिव वगैरह थे, उन्होंने कहा इसको हटाइए, DM को भी हटाइए, इनको भी हटाइए, और इनको कहीं बाहर भेज दीजिए। अब वो सब जुटे हुए थे कि इनको बाहर भेज दीजिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो मुलायम सिंह ने कहा ये नहीं जाएंगे। आप वितरक तौर पे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बांटते हैं दिल दयान के साथ, जैसे आसिफ दौला किया करते, जैसे जब LDA में तो प्लाट दिया करते थे, जब ADM आपूर्ति हुआ करते थे, वो मिट्टी, तेल और चीनी, बिल्कुल सीमेंट बांटा करते थे। ये क्या था पूरा? अब्दुल रहीम खानखाना के दोस्त हुआ करते थे, हैं, तो गंग कवि, दोनों कवि थे। तो ये बादशाह थे, वो फकीर थे। बुरहानपुर से के जौनपुर तक
लेकिन वो कभी छठे छमाही आ जाते थे तो दोनों में खूब जुगलबंदी होती थी, कविता एक दूसरे को सुनाते थे, वाह वाह करते थे। वो जब जाने लगते थे तो रहीम जो है उनकी गाड़ी में तमाम सब भर देते थे सामान कि 5-6 महीना नहीं आवेगा तो कम से कम खाए पिए, तो कंगाल आदमी है, इसके पास कुछ है नहीं, तो ले जाते थे। एक दिन जो है, एक दिन उन्होंने जब ऐसा कर रहे थे रहीम, तो रहीम से उन्होंने पूछा कि रुको 1 मिनट जरा तुम, बोला बताओ। तो कहते हैं कि ये जब तुम दान देते हो, यहाँ सामान सब हमारे लाते हो तो तुम्हारी आंखें झुकी रहती हैं, ये कौन सा तरीका है उसका? हाँ, तो इन्होंने कहा, रहीम ने, कहते देनहार को और है और पटवत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। तुमको मिलना है, अब हमारे थ्रू मिले कि उसके थ्रू मिले, ये भी डेस्टिनी है। और भगवान किसको ये दे, इस स्थिति में दे दे कि वो देता जाए, ऊपर से दे रहा है, इधर से जा रहा है, हमारे बाप दादे कौन जायदाद है हमारी जेब से कौन से जा रहा है। खानखाना जी, आप तो, मैं आपको खानखाना ही कहूँगा। 3 अफसर ऐसे थे, एक रेखा गुप्ता थे, दिवाकर त्रिपाठी और जेपी सिंह हुआ करते, जिन्होंने सांप्रदायिक क्षेत्र को लेकर के बहुत गंभीर काम किया जिला प्रशासन में होते हुए। आर.के. सिंह भी। इनमें सबसे बेहतर काम किसने किया? अपना नाम छोड़ दीजिएगा चाहे तो। लॉ एंड ऑर्डर में, हाँ, सांप्रदायिक क्षेत्र को लेकर के। एक जैदी चचा हुआ करते थे, वो भी। जैदी मैंने बहुत बहुत अच्छा काम किया। जैदी के पहले टप्पू साहब ने बहुत अच्छा काम किया। राजीव सिंह में योगेंद्र नारायण जी ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा। हम जब नए आए जिले में, तो सिटी मजिस्ट्रेट थे, तो हमारा एरिया जो था वो मौलवीगंज, कैसरबाग, ये सारा था, अमीनाबाद वगैरह। लेकिन ड्यूटी लगी जो है बड़े इमाम बाड़े में, कर्फ्यू लगा हुआ था, और उस कर्फ्यू में अलविदा की नमाज थी। ईद की नमाज आसानी से हो जाती कि बड़े इमाम बाड़े में शिया की होती है और सुन्नी हजरत की जो वहाँ होती है ऐशबाग में होती है। लेकिन अलविदा की नमाज जो है वो इधर बड़े इमाम बाड़े में शिया हजरत की होती है, और ये टीले वाली मस्जिद में सुन्नी हजरत, दोनों अपने सामने होते हैं। तो हम लोगों को अपना अलग अलग ड्यूटी दी गई थी। कर्फ्यू था, लेकिन अलविदा की नमाज भी होनी थी। उसको अगर मना कर दें तो बवाल हो जाए। तो अलविदा की नमाज भी होनी है, लेकिन कर्फ्यू के अंदर होनी है, तो कर्फ्यू टूट रहा है, लेकिन उसमें ऑर्गेनाइज करके अलग अलग रूट दे दिए उन्होंने, योगेंद्र नारायण ने। और सुन्नी इस रूट से आएगा, शिया इस रूट से आएगा, और इस रूट से जब नमाज करके जाएगा, दोनों की नमाज में आधे घंटे, वो नमाज का टाइम भी उन्हीं का फिक्स था। और उसके बाद फिर जो है वो अपने अपने वो कर रहे नमाज। और हम गश्त करते करते हमने देखा कि योगेंद्र नारायण जो थे वो इधर से लेके और उधर तक, रूमी दरवाजे तक पैदल वॉक कर रहे हैं, जैसे पार्क में घूम रहे हैं अपने लॉन में। हमने कहा सर आप फोर्स ले लीजिए सर, कोई हमला हो जाए, कुछ हो जाए। बोले कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अकेले टहल रहे। उसके बाद फिर जो है वो शियों का डिस्पर्सल शुरू हुआ, चलो उधर से जाओ, उधर से लाओ, तुम्हारी लाइन उधर, इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ। उधर से उनको सबको भेज दिया। उसके बाद फिर वो सुन्नी निकले, चलो तुम इधर से, चलो चलो इधर से, ये लाइन जाओ तुम अपना। अकेला आदमी निहत था। और हमने कहा नहीं ये भी होता है क्या? स्टाइल क्या थी, क्यों इस तरह की ग्रिप थी उनकी? वो अपने घर पे बैठ के सुबह से रात तक जो आया उसका करते रहते थे, जो आया उसका करते रहते थे सबका। अब हमारी बात करें, हम अभी इनकी बता रहे हैं, वो करते रहते थे सबका। एक दिन हम बैठे थे तो एक बुढ़िया आई, तो साहब हमारे लड़के दारू पी के बहुत हमको हमारा तो बहुत परेशान कर रहे थे। बजर दिया, माली जरा इंस्पेक्टर को कहो कि कहाँ मर रहा था, मोम भालन मकान, उसको कल लेके आवे 10 बजे हमारे यहाँ। अम्मा कल आए 10 बजे। अम्मा उधर आके सवेरे 10 बजे लड़का आ गया, और उसको भी हड़काया उन्होंने बहुत कस के, और कहा कि कुछ बात है तो जेल भेज देंगे तुम्हारी। अम्मा की सेवा करना, खबरदार वो परेशान न करने। जब वो चले गए, हम देखते रहे सारा अरेंजमेंट। जब वो चले गए, हमने कहा सर ये भी काम है हम लोगों का। कहने लगे कि पब्लिक सर्वेंट का काम जो है, इट इज फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ एनी एंड एवरी पर्सन। दूसरा एग्जाम्पल उनका बताना, एक दिन हम बैठे थे दफ्तर में, मिट्टी तेल आता ही नहीं था, मिलता ही नहीं था, डीजल मिलता ही नहीं था, सीमेंट थी नहीं। शाम को 6 बज रहा था, 5:30 6, वो पुलिस वाला आया कि वो डीजल नहीं मिल रहा है। हमने कहा हमने तो तुमको लिखा था
रिजर्व कोटे से। बोले वहाँ भी कोटा रिजर्व कोटा कैसे खलास हो गया? तो गए कैपिटल ताकि फॉर्म पे, उसको हड़काया हमने कहा ये कैसे खलास हो गया? तो कहने लगे, दिखाया उसने, तो पर्चा जो था वो दरखास्त उसकी, उसमें योगेंद्र नारायण का ऑर्डर था, एनी पंप इशू 20 लीटर डीजल, एनी पंप फ्रॉम एनी कोटा। बोले देना पड़ा साहब, डीएम का हुक्म था। फिर हम डीएम साहब के पास चले गए, तो निकल रहे थे शाम को 7 बजे रविंद्रालय जाया करते। तो हमने कहा साहब, अरे तो आओ बैठ जाओ गाड़ी में, तुम्हें बैठ जाओ। हमने साहब बहुत भीड़ है वहाँ पर, ना बैठो भी बात कर। गाड़ी में बैठ के बताने बोले बताओ। तो हमने कहा, तो कहने लगे आते हैं परेशान रहते हैं, सुबह सुबह साइकिल डाल देते हैं आके यहाँ जरी कहने लगा के, तो इनको देना तो पड़ता है ना। हमने कहा देना पड़ता है तो क्या? बोले कहते हैं कि खेती के लिए, हम खेती के लिए नहीं ले जाते हैं। तो बोले क्या करते हैं? हम लोग ज़रा दूर जाके ऐसा हाथ करते हैं, कोनो गाड़ी रुकती है वो डीजल उसको बेच देते हैं। हाँ तो कहने लगे कि कितने का? हमने कहा 60 रुपए का बिकता है। आता कितने का? हमने 32 रुपए का। 32 60 28 रुपए ले जाएगा, 1 आध किलो मिठाई ले जाएगा, बच्चों को खिलाएगी, योगेंद्र नारायण ने भेजी है। तुम ऐसा गाड़ी चलती गाड़ी में हमको बता रहे हैं, तुम ऐसा करो कि तुम डिस्ट्रीब्यूशन में मत परेशान हो। हाँ वो करते रहो, तुम सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करो कि कहाँ से सप्लाई हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, वो तुम कोशिश करो, उस पर न तुम कोई नियंत्रण करो। तब तक गाड़ी हमारी पहुँच गई थी बर्लिंगटन चौराहे पे। तो हमने ड्राइवर से कहा रोको 1 मिनट गाड़ी। उसने रोके, हम उतर गए। हाँ उनका नमस्ते, क्यों? हम कब जा रहे हैं दफ्तर, बड़ी भीड़ लगी हुई है। तो कहे जाओगे? हम कहा रिक्शे से जाएंगे। हम कहा आप चलिए। वो चले गए, हम रिक्शे से लौट के आए। लेकिन उसको हम बहुत बार सोचते रहे कि आदमी की अप्रोच क्या है, फिर हमने वही अप्रोच ले लिया, हम खाली आपूर्ति बढ़ाते रहे। तो ऐसे अवसर होते थे। विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं हृदय नारायण दीक्षित जी, उन्होंने एक बार बताया कि एक बार पोस्टिंग को लेकर करके उन्होंने सिफारिश की आपके लिए, तो उसके बाद वो काम हो गया। उसके बाद फिर उनको कोई जरूरत थी तो आपने उनको नहीं किया। उनका कहना था कि दिवाकर त्रिपाठी का विश्वास नहीं है, काम निकल जाए चले जाते हैं, किसी के साथ खड़े नहीं होते हैं। ऐसा सही नहीं है। उनसे जो है बहुत पुराना रिश्ता है। ये कैसे हो सकता है? आप कानपुर के, वो उन्नाव के हैं। उन्नाव में एसडीएम थे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इमरजेंसी लगी थी, उनकी शिकायत पर बातचीत की, उन्होंने अरेस्ट ऑफर की थी। हाँ। हाँ, शिकायत जो थी ऐसा नहीं था। उनके कई काम हुए, कोई काम ऐसा होता था जो हम बहुत कोशिश करने पे भी नहीं कर पाते थे, तो वो हो जाती थी थोड़ी बहुत नाराजगी। क्या आप ये कहना चाहते हैं उनका दिमाग सटक गया है? नहीं। अच्छा। वो आदमी 5 काम बताया, 3 या 4 हो गए, 1 नहीं हो पाया, क्या करें? कुछ ऐसे होते थे कि हम सर के बल खड़े हो जाते थे, नहीं होता था। हमारी खोपड़ी में 4-6 काम रोज चलते रहते थे, ये ना होना। दिवाकर त्रिपाठी जी, लखनऊ के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ सारे IAS और PCS अफसर रिटायरमेंट के बाद खूंटा बांधे बैठे हुए हैं। ये क्या है? अब नौकरी छूटती वैसे ही आपको धर्म सिखाई पड़ता है? नहीं, वो असल में थोड़ा सा रहता है कि आदमी जुड़ना चाहता है, ये तो है आज की टाइम में। लेकिन जिसको प्रभु जोड़े वही जोड़े। और पहले आपके जो अध्यक्ष जी हैं, हाँ। सदाकांत जी, वो जब रक्षा मंत्रालय में थे तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, उनको जॉइंट सेक्रेटरी पद से हटा दिया गया। वो जो थे ना, एक्चुअली क्या था कि जब शुरू में ही नौकरी में आए थे वो, तो उस वक्त तो बताते हैं खुद ही कि RFC की पोस्टिंग हुई उनकी हल्द्वानी, रीजनल फूड कंट्रोलर की। तो उधर फिर नैनीताल वगैरह जाना होता था, तो वहाँ पर कैंची में उनका आना जाना जो था वो शायद। अब आप मुझे डार्विन का सिद्धांत समझा रहे हैं कि मानव कैसे बना बंदर से? 87-88 से शुरू हुआ, तो वो सिद्धि माई से अटैच हो गए थे। तो सिद्धि माई ने ही उसमें बराबर रहे आशीर्वाद में, और सिद्धि माई ही ने ही उनको जो है। माई उनकी हो सकती है, हमारी सिद्धांत का नहीं है। हमारे मत में एक तर्क है, तर्कवाद पर बातचीत कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं, ये वही सदाकांत आपके अध्यक्ष हैं जो इलाहाबाद के कमिश्नर हुआ करते थे? ये बात उन्हीं से पूछिएगा, हमसे आप जन कल्याण की बात करिए। जो बाकी लोग हैं वो क्या है? नवनीत सहगल भी उसमें हैं, कई और लोग वहां हैं। ये क्या मतलब कोई शरण स्थल है या कोई डेन आपने बना दिया है, गिरोह जैसा बना दिया है? जाते भी हैं और कभी कभार जो है वो पकड़ के बिठा भी दिए जाते हैं कि उनके ताल्लुकात की वजह से मंदिर का कुछ भला हो जाएगा, कुछ ये भी एक तरीका रहता है। एक अफवाह चली थी, चर्चा के तौर पे थी, जिसको आपने एक बार अफवाह कहा था।
आपने कहा था कि मायावती ने आपका मकान लिखवा दिया था, ये क्या था पूरा? कुछ ऐसे काम चाहते थे लोग जो हम कर नहीं सकते थे, और अगर हम कर दिए होते तो 2-4 साल पहले जो है हम भी टंग गए होते। लेकिन बाबा की कृपा ये थी कि गलत काम उन्होंने कभी करने नहीं दिया, होने नहीं दिया। 4 साल आखिरी के आजम खां के साथ भी रहे 4 साल, और 4 साल मायावती जी के भी साथ रहे, 8 साल इन दोनों पर्सनैलिटीज के साथ में रहे। लेकिन ये बाबा का, या हम तो वही अब समझे कि कृपा रही होगी कि हम भज नहीं किए। तो टंडन जी तो चले गए, हाँ, अब आपके जो सुनिए, तो उसमें जो वो काम थे होने लायक नहीं थे, और कुछ लोग जो थे महत्वाकांक्षी थे हमारी जगह आने के लिए, हम जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन वो जाने लोगों ने हमें दिया नहीं और महत्वाकांक्षी ने हमको छोड़ा नहीं। तो उस पर फिर जो है उन्होंने उनको भड़का दिया। तो हमने फिर एक प्रेस नोट जारी कर दिया, एक उनको भेज दिया था हमने डीजी को, यशपाल जी थे, और उनको डीजी को हमने लिख के भेज दिया कि ऐसे ऐसे हुआ है और इसमें मुख्यमंत्री जी के बारे में ये कहा जा रहा है और मेरे बारे में ये कहा जा रहा है। तो चूंकि मुख्यमंत्री जी की इमेज का सवाल है, आप कृपया इसकी जांच करवा के और हफ्ते भर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तथ्यों से अवगत करा दें कि कौन सी कोठी कौन सा बंगला है। और उसमें हमने ये किया, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सब ने छापा था, तो उसमें फिर हमने ये किया कि साक्ष्य पैदा हो जाए, इसलिए हमने उसको फैक्स किया। तो वहाँ पर साक्ष्य आ गया, उसको हमने जारी कर दिया। तो जागरण ने छाप दिया, अपने खिलाफ जांच मांगता है एक अधिकारी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छाप दिया। तो उस पर हमारे हुआ कि आपने बिना परमिशन कैसे दे दिया, हमने कहा परमिशन आप देते नहीं, अब आपको जो कार्रवाई करना हो कर लीजिए। तो उसके बाद फिर जो है वो सब लोगों ने बुला के हमको समझाना शुरू किया। हमने कहा भाई नंबर बता दो, बंगले का नंबर बता दो, बंगले की फोटो दिखा दो, कुछ भी करवा दो। लेकिन वो भी एक योग था। हम जो डेस्टिनी मैं बता रहा हूँ आपको, डेस्टिनी हमारे जीवन में बहुत हमने उसको टेस्ट किया। हमको उसके साल भर पहले किसी ने बताया था कि इस वक्त जो है वो राहु और केतु की ऐसी युति बनेगी जिसमें कि आपके विरुद्ध बहुत जबरदस्त भ्रम, आपके खिलाफ जबरदस्त एक अफवाह चल गई थी। नहीं, उसमें लिखा गया, उसमें उसने ये भी कहा था कि आपके रिश्तेदार मानने को तैयार नहीं होंगे। आपके ऊपर एक आरोप लगा, मतलब अफवाह शुरू हो गई थी कि आपको राज संपत्ति अधिकारी, राज संपत्ति पूछने आते कि हमारे बारे में नहीं, राज संपत्ति आपको बनाया जा रहा है, और मैंने उस पर खंडन, वो एक बड़ी खबर लिखी थी आपको, लेकिन आपने उसको कभी संज्ञान नहीं लिया, हमको तारीफ नहीं की। नहीं, वो खबर जो था ऐसा हुआ था, हम जब डिप्टी लेबर कमिश्नर थे तो बसंत लाल गुप्ता जो सीतापुर से थे वो आया करते थे। तो जब हम टूरिज्म में थे और सरकार बदल रही थी, इलेक्शन होने जा रहा था, तो उन्होंने जो ऑर्डर कर दिया राज्य संपत्ति अधिकारी का सपा रिजीम में, हमको अगले दिन ज्वाइन करना था। तो हम उनसे एमडी से कहे कि हम भाग गए हरिद्वार, तो हमने कहा कह दीजिएगा, वो तो दौरे पे गया हुआ हरिद्वार चला गया है और थे घर ही में, तो उसको हमने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद फिर अधिसूचना लग गई, इलेक्शन सब हो गए, हम अपने टूरिज्म में ही बने रहे। जब इलेक्शन हो गया तो उसके बाद हम बसंत लाल गुप्ता के यहाँ गए और तमाम सारे लोगों के जाके बधाई देने के लिए कि आपकी नई सरकार आ गई। तो उन्होंने गुप्ता जी ने कहा हमसे कि हमको बढ़िया सा बंगला दे दियो। हम कहा हम कहाँ दे देंगे, कल राज संपत्ति अधिकारी, हम कहा हमने ज्वाइन नहीं किया। तो बोले ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, हम क्यों? हमने कहा था कि जब सरकार अगर इनकी आएगी तो ज्वाइन कर लेंगे, और नहीं भी आएगी तो जो दूसरी सरकार आएगी वो जब करेगी ज्वाइन करेगी। उन्होंने कह दिया उनसे, कल्याण सिंह जी से, और उधर कल्याण सिंह जी से दूसरे मंत्री जी ने भी कह रखा था। तो अराज संपत्ति अधिकारी के लिए 2 दावेदार उनके सामने आ गए। अब वो बड़े परेशान, उधर से ज़्यादा होता। तो हमसे पूछा कि हमने कहा हमें कहीं भी कर देते हैं, टूरिज्म में भी भले में। तो नहीं कहा, उनका एडीएम सिटी बनोगे, उनके बन जाएंगे। तो हम एडीएम सिटी बन गए, उसी चक्कर में धक्का मार के बन गए। 3 सवाल और है हमारे पास। जीवन में सबसे अच्छा हर्ष, प्रसन्नता, संतुष्टि किस क्षण पे मिली? इसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा। ऐसे बहुत, तो बहुत प्रसन्नमय है पूरा जीवन। प्रसन्नमय है जीवन। अनेक बार कार्यों की जो उपलब्धियां, नहीं सर्वोच्च बताइए। कार्यों की जो उपलब्धियां होती नहीं तो बहुत आनंद रहा, बहुत आनंद रहा पूरा जीवन में। सबसे ज्यादा दुख, सबसे दुख कब हुई? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहें आज तक नहीं कही। अभी तो जिंदा है आप। ये निराला जी की कविता है ना, दिनकर की। चलिए मत बताइए। तो हाँ, सिर्फ हम पूछे थे जिसमें आप विषाद आ जाए। आप उस जगह पर रहे हैं जहां पर अकूत धन होता है, एलडीए में रहे हैं आप और बड़े पद पे रहे।
वहां कहा जाता है कि मतलब समुद्र की तरह मछली की तरह होते हैं आप, या बहुत वे तो व्हेल हो गए, शार्क हो गए। भ्रष्टाचार किया आपने? ये जो प्रभु की कृपा है। नहीं, भ्रष्टाचार करने के लिए सुन लीजिए, नहीं, एक दिन जो है हाँ। हनुमान जी मंदिर में बैठे थे 87-88, बाबा बाबा को तो जानते नहीं, तब तक बाबा बना भी नहीं था। 7-8 बजे अच्छे खासे हनुमान जी को आपने बाबा बना दिया। बात तो सुन लीजिए, रिश्तेदारी कर रहे तो हैं। हनुमान जी के सामने बैठे हुए थे, तो पढ़ रहे थे हनुमान चालीसा और सोच रहे थे ये हो जाए वो हो जाए फलाना निकाना सब करके, तो एकदम जैसे कि किसी ने करंट मारी दिमाग में। कितना दे रखा तुझको और कितना चाहिए? भाई कौन है भाई? एकदम दिमाग में आंख बंद की, तो दिमाग में एकदम आंखें खुल गई, फैल गई। तो हमें लगा कि कहीं से वो कुछ है, तो आज के बाद में तो वो जो दिमाग में था कितना दे रखा है तुझको, कितना कुछ चाहिए, तो उसने दिखने नहीं दिया, दिखने से भी बचाया। और हाँ या ना बताइए, भ्रष्टाचार किया या नहीं? नहीं। हमने हर पोस्ट छोड़ी, 5-6 बार पोस्ट छोड़ दी थी तबादला, तब लोग हमको पकड़ के बिठा तो जहाँ कोई थी, इससे कोई कंक्लूड कर देते हैं। खाली ये बता दीजिए कि उस बड़े ओहदे पे जाकर के जहाँ नए नए चीजें, इससे भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है जो आपने नहीं किया। एक सबसे ज्यादा होता है इश्क, आपने इश्क किया? तुम यार बकवास तो या नहीं किया? या नहीं किया? तुम यार अब बंद करो, इंटरव्यू बहुत हो गया तुम्हारा। तो यही दिवाकर त्रिपाठी, कहाँ से तुम शुरू किए थे, कहाँ मिल लिए चले जा रहे हो? अरे कुमार सौवीर, तो यही काम की जितनी बातें सब हमने तुमको बता दी बहुत लंबाई में। इतना हमने सोचा तो तुम रुकिया गुप्ता पूछने और तो हमसे हमारा सब पूरा हिस्ट्री पूछ रहे हो, कहाँ से, मतलब गर्भ में सारा काम करते हो, है? तो यह दिवाकर त्रिपाठी एक ऐसा सूरज रहा है लखनऊ में तकरीबन 35 साल तक, जिस आदमी ने डंका बजाया विकास के तौर पर, अपनी छवि के तौर पर और आम आदमी की सुविधाओं को लेकर के। ऐसे अब बहुत कम अधिकारी बचे हैं उत्तर प्रदेश में। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, कि दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती ली कुमार सौवीर को इजाजत दीजिए। बाबा का मंदिर बना के बड़ा आनंद रहा।